हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 22वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। श्रेया अपने कमरे में सोई थी और शीतल, स्वीटी और रेहान के साथ अपने कमरे में सोई थी। वो अपने कमरे में आई तो देखा स्वीटी रेहान के साथ बिल्कुल चिपक कर सोई हुई थी। शीतल मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास आई और रेहान की दूसरी तरफ उसने पिलो लगाया और खुद आकर स्वीटी के बिल्कुल बगल में लेट गई। उसने स्वीटी को खुद के बिल्कुल करीब कर लिया था और रेहान को भी थोड़ा सा अपने पास खींच लिया था। वो उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं आप दोनों को कभी अलग नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ चुकी थी। सुबह का वक्त रेहान शीतल के पास था और शीतल उसे काम पर जाने से पहले एक बार दूध पिला रही थी। श्रेया उसके पास आई और बोली, स्वीटी को मैंने स्कूल के लिए रेडी कर दिया है, लेकिन आज एक छोटी सी प्रॉब्लम है। शीतल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, क्या प्रॉब्लम है श्रेया? श्रेया ने उसकी तरफ देखा और बोली, आज मेरी एक छोटी सी मीटिंग है जिसके लिए मुझे 2 घंटे के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो फिर रेहान शीतल हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेहान को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। श्रेया हैरानी से बोली, लेकिन तुम कैसे मैनेज करोगी? शीतल रेहान की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी, मैनेज हो जाएगा, बस तुम स्वीटी को स्कूल ड्रॉप कर देना, उसे लेने मैं चली जाऊंगी। श्रेया मायूस होते हुए बोली, सॉरी, अगर मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग ना होती ना उसकी बात पूरी होती। उससे पहले ही शीतल बोली, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है श्रेया, तुम मेरे लिए जितना करती हो ना वो भी बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ थोड़ी देर की ही तो बात है ना, तो मैं मैनेज कर लूँगी। तुम परेशान मत हो, अब पकड़ो इसे ताकि मैं जल्दी से तैयार हो जाऊं, वरना मुझे लेट हो जाएगा। इतना कहकर शीतल बेड से उठी और उसने रेहान को श्रेया की गोद में ले लिया और खुद शावर लेने वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद द लिटिल स्काई रेस्टोरेंट शीतल रेस्टोरेंट के अंदर आई। इस वक्त उसने रेहान को बेबी कैरियर में उठाया हुआ था। वो अंदर की तरफ जा ही रही थी कि उसकी नज़र सामने दरवाजे पर ग्लास वॉल साफ करते हुए स्टाफ पर गई, जो उस ग्लास को अच्छे से साफ कर रहा था, लेकिन उससे कुछ धब्बे साफ नहीं हो रहे थे। वो उस लड़के के पास रुकी और उसके हाथों में कपड़ा पकड़ा हुआ वाटर शावर और क्लीनिंग क्लॉथ लिया। वो स्टाफ हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। शीतल मुस्कुराते हुए बोली, इसे ऐसे नहीं, ऐसे साफ करिए। ऐसा बोलते हुए वो साथ ही साथ उस ग्लास वॉल को साफ भी कर रही थी और साथ ही साथ रेहान की तरफ देख रही थी, जो अपने अंगूठे को अपने होठों से लिक कर रहा था। इस वक्त एक गाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर से गुजर रही थी और रेहान, जो फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था, उसने गाड़ी से बाहर की तरफ देखा। वो ज़ोर से बोला, स्टॉप द कार। उसके बोलते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टॉप की। रजत ने सामने की तरफ देखा, जहाँ पर शीतल अभी भी उस ग्लास वॉल को साफ कर रही थी। रजत एक टक बस उसे देखे ही जा रहा था। वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और आगे की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी एक ट्रक बिल्कुल उसके सामने से गुजरा। अगर रजत जल्दी से पीछे की तरफ नहीं होता तो वो ट्रक शायद रजत के ऊपर से गुजर जाता। रजत की सांसें गहरी हो गई। उस ट्रक के जाते ही रजत ने अपने कदम तेजी से आगे की तरफ बढ़ाए, लेकिन अब उसे शीतल कहीं नजर नहीं आ रही थी। गुस्से से उसका चेहरा कांपने लगा, उसकी धड़कन और भी ज़्यादा तेज हो गई। वो कुछ सोचते हुए बोला, ये मेरी कोई गलत फहमी हो नहीं सकती, वो लड़की शीतल ही थी। उस लड़की के हाथ में बेबी कैरियर था। ये मेरा कोई वहम नहीं है, मुझे पता लगाना होगा। इतना बोलकर वो जल्दी से अंदर की तरफ आया। वो सीधा रेस्टोरेंट के अंदर आया और अंदर आते ही अचानक उसकी एक लड़की से टक्कर हो गई। रजत ने तुरंत उस लड़की की तरफ देखा। उस लड़की का चेहरा नीचे झुका हुआ था और उसके हाथों में एक बेबी बॉय था, जो उसने अपनी गोद में उठाया हुआ था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मिताली थी। रजत उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, अभी अभी यहाँ से एक लड़की खड़ी थी, वो कहाँ है?
वो लड़की मिताली ने उस जगह पर देखा जहाँ पर रजत इशारा कर रहा था। वो अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, सॉरी सर, लेकिन वहाँ पर तो कोई लड़की खड़ी ही नहीं थी। यहाँ पर तो फिलहाल सिर्फ मैं ही हूँ। आपको कोई ऑर्डर करना है क्या? आप अंदर जाकर ऑर्डर दीजिए। रजत गुस्से से बोला, मुझे कोई ऑर्डर नहीं करना है, मुझे बस उस लड़की के बारे में जानना है, जो लड़की अभी यहाँ पर खड़ी थी, जिसके हाथों में ये बच्चा था। ऐसा बोलते हुए उसने मिताली के हाथ में पकड़े हुए बच्चे की तरफ देखा, लेकिन मिताली को समझ नहीं आ रहा था कि वो कब उस जगह पर खड़ी हुई थी। वो बच्चा मिताली खुद अपने साथ ही लाई थी और वो बच्चा उसकी बहन का था। वो अभी कुछ देर पहले ही रेस्टोरेंट आई थी और सीधा अंदर की ही तरफ गई थी। वो तो दरवाजे पर खड़ी ही नहीं थी। वो कुछ सोचने लगी, तभी उसे समझ आया कि रजत भी उन लड़कों में से एक है जो सिर्फ लड़कियों को परेशान करना जानते हैं। वो गुस्से से बोली, देखिए मिस्टर, आप जो कोई भी है, अगर आपको रेस्टोरेंट में कुछ खाना है तो आप यहाँ पर अंदर आ सकते हैं, वरना आप चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाइए, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। रजत के चेहरे की भौहें तन गई। वो गुस्से से बोला, तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मिताली भी सामने एक्सप्रेशनलेस होकर बोली, आप बेशक से कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर हमारे बॉस को पता चला कि आप फालतू में यहाँ पर हमें परेशान कर रहे हैं तो वो खुद आपको धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालेंगे। इससे पहले कि मैं उन्हें कंप्लेंट करूं, आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। रजत गुस्से से मुट्ठियाँ कसते हुए बोला, मेरे सामने जुबान मत चला। तुम्हारा बॉस बेशक से कोई भी हो, लेकिन रजत भोसले का नाम ही काफ़ी है सामने वाले को उसकी औकात बताने के लिए। मैं सिर्फ यहाँ उस लड़की के बारे में जानने के लिए आया था जो यहाँ पर ये ग्लास विंडो साफ कर रही थी। उसके हाथ में ये बच्चा भी था। तभी मिताली की बहन वहाँ पर आई और मिताली के हाथों से अपना बेबी लेते हुए बोली, मैं हूँ इस बच्चे की माँ, बोलिए आपको मुझसे क्या कहना है? रजत ने हैरानी से अब मिताली की बहन की तरफ देखा। मिताली की बहन ने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और शीतल ने भी वाइट कलर के ही कपड़े पहने हुए थे। रजत का सर अब सिर्फ घूमने लगा। वो उस गुस्से से कांपते हुए बोला, मुझे गलतफहमी नहीं हो सकती। वो शीतल बोलते बोलते ही चुप हो गया। वहीं मिताली और उसकी बहन उसे हैरानी से देख रहे थे। रजत तुरंत वहां से बाहर की तरफ चला गया। मिताली की बहन मिताली की तरफ देखते हुए बोली, कौन था ये सर फिरा? पहले तो बड़ा पूछ रहा था कि बच्चे की माँ कहाँ है, अब मैं सामने थी तो कुछ बोला ही नहीं। मिताली बेफिक्री से बोली, होगा कोई पागल, यहाँ पर आए दिन ऐसे सरफिरे लोग आते रहते हैं। तुम फिक्र मत करो, जाओ अब तुम घर जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा, मैं शाम को तुमसे मिलती हूँ, उसने कहा। तो मिताली की बहन वहाँ से चली गई। मिताली अंदर की तरफ आई। उसने पेमेंट काउंटर पर देखा तो अभी तक शीतल वहाँ पर नहीं आई थी। तभी उसकी नज़र अंदर स्टोर रूम से आती हुई शीतल पर गई। शीतल ने बेबी कैरियर में रेहान को उठा रखा था। रेहान को देखते ही मिताली मुस्कुराई और बोली, मैम आज आप रेहान को अपने साथ लेकर आई हैं? शीतल मुस्कुराई और बोली, हाँ बस थोड़ी देर के लिए, जब तक श्रेया अपनी मीटिंग में बिजी है। बोलते हुए उसने अपना बेबी कैरियर निकाला और रेहान को अपनी गोद में उठा लिया। मिताली ने तुरंत रेहान को अपनी गोद में लिया और बोली, तो कैसे हैं आप मिस्टर ग्रीन आइज? उसके मुंह से ग्रीन आइज सुनकर शीतल का दिल जोरों से धड़कने लगा। मिताली कुछ सोचते हुए बोली, आपको पता है मैम, अभी अभी एक सरफिरा इंसान हमारे रेस्टोरेंट में आया था, उसकी भी बिल्कुल रेहान की तरह ही आइज थी। वो बहुत ही गुस्से वाला इंसान था। ऐसा लगता था जैसे अपने गुस्से में खा ही जाएगा किसी को। पता नहीं क्यों इतना गुस्से में था, शायद किसी को ढूंढ रहा था। मिताली की बातें सुनते हुए शीतल बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसकी धड़कन और भी ज़्यादा तेज हो चुकी थी। अंदर ही अंदर उसे डर लगने लगा था कि कहीं रजत तो उस तक नहीं पहुंच जाएगा। वो डरते हुए बोली, कहीं नहीं मिस्टर ग्रीन आइज तो यहाँ पर नहीं आ गए? कहीं स्वीटी की फ़ोन कॉल की वजह से उन्हें कुछ पता तो नहीं लग गया?
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फ़ोन तो मैंने बंद कर दिया है, तो उन्हें लोकेशन तो नहीं पता लगेगी, और वैसे भी वो नंबर तो प्राइवेट नंबर था ना, तो कैसे उन्हें पता चल सकता है। नहीं, वो यहाँ पर नहीं आ सकते। तभी कुछ लोग रेस्टोरेंट में आए और शीतल के पास काउंटर पर आकर ऑर्डर देने लगे। मिताली मुस्कुराई और बोली, रेहान को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। उसे रेहान के साथ खेलना बहुत पसंद था। शीतल ने किसी तरह उन गेस्ट के ऑर्डर लिए और फिर ऑर्डर स्लिप किचन में देकर मिताली के पास रेहान को लेने चली गई। उसने रेहान को अपनी गोद में लिया तो रेहान उसके सीने से अपना चेहरा रगड़ने लगा। शीतल ने उसे अच्छे से अपनी गोद में ले लिया और उसके गाल पर अपनी उंगली से टैप करते हुए बोली, आप ना बहुत शरारती हो गए हो, पता है आपको मम्मा यहाँ पर फीड नहीं करवा सकती बेटा, पर घर जाकर आपको मैं अच्छे से फीड कराऊंगी। प्लीज़ यहाँ पर बोतल वाला दूध पी लो। रेहान अपना मुंह खोलते हुए यूं ही आवाज़ निकालने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर शीतल मुस्कुराए और बोली, पता है आप कब बोलना सीखोगे, और पता नहीं जब बोलना सीखोगे तो कैसे बोलोगे, कहीं अपने डैडी की तरह मुझसे गुस्से से तो नहीं बोलोगे ना। ऐसा बोलते हुए वो हल्की सी मायूस हो गई। उसकी आंखों के सामने रजत का चेहरा घूमने लगा। रेहान अब और भी ज़्यादा उसके चेहरे से अपना चेहरा रगड़ने लगा। शीतल उसे अपनी बाहों में झुलाते हुए बोली, मैं आपकी बोतल से आपको दूध पिलाती हूँ। इतना कहकर वो उसे अंदर रेस्टरूम में ले गई और उसे बोतल से दूध पिलाने लगी। लेकिन रेहान मान ही नहीं रहा था। जब श्रेया उसे बोतल से दूध पिलाती थी तो वो चुपचाप पी लेता था, लेकिन शीतल से वो ना नुकुर कर रहा था और यूं ही उसके सीने पर अपना चेहरा रगड़ता रहा। शीतल ने उसे ऊपर की तरफ किया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, मतलब आप नहीं मानोगे ना मम्मा की बात, आप सच में बहुत ज़िद्दी हो गए हो। आप अपने डैडी पर गए हो, वो भी बहुत ज़िद्दी हैं। अगर आप दोनों एक साथ होते ना तो सच में मेरी तो बैंड ही बजा देते। ऐसा बोलते हुए उसकी आवाज़ एक बार फिर से मायूस हो गई और आंखों में नमी तैरने लगी। उसने तुरंत रेहान को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, सॉरी बेटा, मेरी वजह से आपको भी इतनी प्रॉब्लम हुई ना। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आपके डैडी का प्यार शायद आपको कभी नहीं दे पाऊँगी। मुझे नहीं पता वो आपको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, लेकिन मैं आपके बिना जी नहीं सकती। आप मेरी ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद है। मैं आपको कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। इतना बोलते हुए उसने तुरंत रेहान को वापस नीचे की तरफ किया और अपने कपड़े हटाकर उसे दूध पिलाने लगी। उसकी बढ़ती हुई धड़कनें इस वक्त रेहान बेहद करीबी से महसूस कर सकता था। शीतल ने उसे बहुत कसकर अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था, जैसे वो कहीं उससे छूट न जाए। रेहान अभी भी अपनी उंगलियों से उसके सीने पर बार बार हाथ चलाने हुए और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जो कि शीतल को महसूस हो रहा था। वो रेहान को भी महसूस कर रही थी और उसके छोटे छोटे नाखून शीतल के सीने पर लग रहे थे। अब उसे हल्की हल्की गुदगुदी हो रही थी, जबकि अब जो शीतल अब हद से ज़्यादा बेचैन हो रही थी। धीरे धीरे उसे एक सुकून सा मिलने लगा। रेहान जब भी इस तरह से उसके करीब होता था तो उसे सच में बहुत सुकून मिलता था। शायद ये फीलिंग ही ऐसी होती थी। वहीं रजत का गुस्से से कांपता हुआ वापस गाड़ी की तरफ आया और गाड़ी में बैठकर उसने ड्राइवर को गाड़ी लोकेशन की तरफ लेकर जाने को कहा। वो खुद से ही बोला, मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं हो सकती। मैंने देखा था उस लड़की का चेहरा। शीतल को पहचानने में मैं इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकता। मुझे पता लगाना होगा कि वो सच में मेरी एक गलतफहमी है या फिर सच में मैंने शीतल को ही देखा है। इतना बोलते हुए उसने अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और तुरंत नीरज को कॉल किया। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक स्कूल के बाहर रुकी। रजत अपनी गाड़ी से बाहर निकला और तेज कदमों के साथ उस स्कूल के अंदर आया। अंदर आते हुए वो सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस गया, जहाँ पर उसने पहले से ही अपॉइंटमेंट बुक की हुई थी और सब कुछ डिस्कस भी किया हुआ था।
लेकिन जैसे ही वो ऑफिस में आया और प्रिंसिपल के सामने खड़ा हुआ, प्रिंसिपल थोड़ा परेशान होते हुए बोला, सॉरी मिस्टर भोसले, लेकिन फ़िलहाल आप उस बच्चे से नहीं मिल सकते। वो क्या है कि आज वो बच्चे स्कूल आई ही नहीं। वैसे तो वो कभी स्कूल मिस नहीं करते, लेकिन आज उसकी मॉम का कॉल आया था कि उन्हें इमरजेंसी में कहीं बाहर जाना पड़ा, इसीलिए वो स्कूल नहीं आ सकती। रजत गुस्से से बोला, अगर वो स्कूल नहीं आ सकती तो मुझे आप उसके घर का एड्रेस दीजिए। मेरा उस बच्ची के पास जाना बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल उसके गुस्से को देखकर थोड़ा सा डर गए। हालांकि रजत वहाँ का नहीं था, लेकिन उसका नाम ही काफ़ी था किसी भी इंसान की सांसें हलक में अटकाने के लिए। उन्होंने जल्दी से मैनेजर को रजत को सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहा। रजत अपनी जगह से उठा और ऑफिस से बाहर आया, जहाँ पर उसे शीतल के घर का एड्रेस मिला और वो तुरंत स्कूल से बाहर निकल गया। उस एड्रेस की तरफ देखते हुए रजत बोला, अगर तुम यहाँ पर मिली ना शीतल, तो बता रहा हूँ मैं स्वीटी को तो बाद में अपने साथ लेकर जाऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ दफन करूँगा। मुझे इतनी नफरत तो अंकिता से नहीं हुई जितनी तुमसे हो रही है। मेरी स्वीटी को मुझसे दूर कर, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम बहुत बड़ी गलती। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में एक लग्जरियस रूम में अंकिता अपने बेडरूम में थी और उसके बगल में एक लड़का लेटा हुआ था। अंकिता इस वक्त सिर्फ एक ब्लैंकेट से कवर थी। वो शख्स उसके ऊपर झुका और उसके पेट को सहलाते हुए बोला, मुझे लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अंकिता ने उस शख्स की तरफ देखा और व्यंग से हंसकर बोली, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसे फटीचर से शादी करूंगी? तुम्हारे साथ सिर्फ मुझे बेड पर सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस दिन ये सेटिस्फैक्शन मिलनी बंद हो जाएगी ना, उस दिन तुम इस फ्लैट के अंदर भी नहीं आ पाओगे। वो शख्स रोहन था। शीतल के जाने के बाद रजत ने अंकिता से डिवोर्स ले लिया था, क्योंकि अब उसकी कमजोरी ही उसके पास नहीं थी, तो अंकिता को झेलने का कोई मतलब ही नहीं था। अब तो वो सिर्फ स्वीटी के लिए अंकिता को डिवोर्स नहीं दे रहा था, ताकि अंकिता स्वीटी को उससे छीन कर न ले जा पाए। अब तो स्वीटी उसके पास ही नहीं थी, तो रजत से डिवोर्स लेते ही अंकिता भी बिल्कुल आज़ाद हो चुकी थी। तभी उसकी मुलाकात रोहन से हुई, जो कोमा से बाहर आ चुका था, और रोहन से एक दो बार मिलने पर ही उसके रोहन से फिजिकल रिलेशन बनने शुरू हो गए, जो अभी तक चल रहे थे। रोहन अंकिता के लिए सीरियस हो रहा था, लेकिन अंकिता सिर्फ रोहन के साथ टाइम पास कर रही थी, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रही थी। अंकिता की बात सुनकर रोहन गुस्से में बोला, भले ही मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारी कोई डिमांड ऐसी नहीं है जो पूरी ना की हो। तुमने मुझसे जो मांगा है मैंने तुम्हें दिया है और आगे भी देता रहूँगा। अंकिता बेड से उठी और अंगड़ाइयाँ लेते हुए बोली, फिलहाल तुम मेरी एक डिमांड पूरी करो। अभी अभी तुमने जो मेरा मूड खराब किया है, पहले उसे ठीक करो। ऐसा बोलते हुए अंकिता रोहन के ऊपर आई और अपने सीने को बिल्कुल उसके चेहरे के पास ले गई। अगले ही पल अंकिता दर्द से कराहने लगी, लेकिन उसे उस दर्द में भी मज़ा आ रहा था। बाली रजत अपनी गाड़ी में बैठा शीतल के घर की तरफ जा रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन पर नीरज था। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से नीरज की आवाज़ आई, सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपको फ़िलहाल क्लाइंट के साथ मीटिंग में जाना होगा। रजत गुस्से से बोला, अभी मैं कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। नीरज परेशान होते हुए बोला, लेकिन सर, अगर आप इस वक्त मीटिंग में के लिए नहीं जाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सॉरी सर, वो मुझसे ही थोड़ी मिस्टेक हो गई। कल मुझे ही मीटिंग शेड्यूल करनी थी, लेकिन मैंने आज की मीटिंग शेड्यूल कर दी और अब सब फिक्स हो चुका है। रजत ने अपने हाथों में पकड़े हुए एड्रेस की तरफ देखा और बोला, लेकिन अभी मेरे लिए मीटिंग से भी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट कई चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी उस घर के बाहर आकर रुकी जिसका एड्रेस उसके पास था। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उस घर के दरवाजे तक आया।
लेकिन दरवाजे पर ताला लगा था और दरवाजे के बाहर नेम प्लेट लगी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था श्रेया मेहरा। रजत उस नेम प्लेट की तरफ देखते हुए बोला, तो अब तुमने अपना नाम भी बदल लिया। बेशक से अपना नाम बदल लो, पहचान बदलो, लेकिन तुम मुझसे बच नहीं पाओगी शीतल। शीतल, मैं तुम तक पहुँच कर ही रहूँगा, बेशक से फिर कुछ भी हो जाए। तुम्हें जितना मुझसे भागना है भाग लो, लेकिन जिस दिन तुम मेरे पास आई। इतना कहकर वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसने सोच लिया था कि वो रात को फिर से वापस आएगा। सुबह से शाम हो चुकी थी और श्रेया, रेहान और स्वीटी को लेकर वापस घर पर आ गई थी। अभी शीतल को आने में थोड़ा वक्त लगने वाला था। स्वीटी को श्रेया अपने साथ ही ले आई क्योंकि वो स्वीटी की स्कूल ड्रॉप करने नहीं गई थी। इसलिए उसने शीतल को फ़ोन करके बता दिया था कि वो स्वीटी को अपने साथ लेकर आ गई है। इसीलिए शीतल ने स्कूल में उसके न आने के बारे में इन्फॉर्म किया था। श्रेया स्वीटी और रेहान के साथ घर के अंदर आई। उसने रेहान को बेड पर सुलाया और स्वीटी को लेकर कमरे में गई ताकि उसके कपड़े बदल सके। तभी डोरबेल बजी। श्रेया को लगा शायद शीतल आई होगी, इसीलिए वो जल्दी से स्वीटी को छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गई। जैसे ही उसने दरवाजे पर लगे आई कैमरा पर गई, उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि सामने शीतल नहीं, एक आदमी खड़ा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रजत भोसले था। श्रेया ने बिना कुछ सोचे समझे दरवाज़ा खोला। रजत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। श्रेया कुछ कहती उससे पहले ही रजत सीधा घर के अंदर आया। श्रेया बस हैरानी से उसकी तरफ देखती ही रह गई। रजत सीधा उस कमरे में गया जहाँ पर किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। वो बड़बड़ाते हुए बोला, ये बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये कौन रो रहा है? इतना बोलकर वो तुरंत उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ से उसे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे ही उस कमरे के दरवाजे पर आया, उसकी नज़र सामने बेड पर लेटे हुए रेहान पर गई, जो अपने हाथ पैर को चलाते हुए बेहिसाब रोए जा रहा था। उसकी स्किन पूरी लाल हो चुकी थी। उसे रोते हुए देखकर रजत का दिल एक बार फिर जोरों से धड़कने लगा, जैसे उसे कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वो यूं ही किसी बच्चे के पास कभी जाया नहीं करता था। उसे बहुत कम किसी से लगाव महसूस होता था, लेकिन रेहान को रोते हुए देख वो अपने कदम रोक नहीं पाया। उसके कदम खुद ब खुद उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। अंदर आकर उसने रेहान का चेहरा साफ तरह से दिखाई देने लगा। रेहान की वो ग्रीन आंखें देखकर एक पल के लिए वो रेहान की तरफ देखता ही रह गया। अभी वो श्रेया यहाँ पर आई और बोली, ओ मिस्टर, कौन हो तुम और यहाँ पर ऐसे कैसे चले आए हो? चलो यहाँ से बाहर निकलो। मेरे घर में बिना मेरी परमिशन के आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? रजत ने उसकी बात सुनकर एक नज़र उसे देखा और पूरी तरह से उसे नज़र अंदाज कर वो रेहान की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, लेकिन वो रेहान को अपनी गोद में उठाता उससे पहले ही श्रेया गुस्से से बोली, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? आखिर करना क्या चाहते हो तुम? कोई बच्चों को किडनैप करने वाला तो नहीं हो? तुम्हें कपड़े देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम ऐसी कोई हरकत करोगे? फिर तो तुम यूँ उठकर मेरे घर में क्यों चले आए हो? क्या मतलब बनता है? रजत ने एक बार फिर से श्रेया की तरफ गुस्से से देखा। अगर किसी और ने यही बातें उसे किसी और वक्त पर कही होती तो अब तक रजत उस बंदे को उसकी औकात दिखा चुका होता, लेकिन श्रेया को वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसका पूरा ध्यान रेहान पर था, जो कि बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था और रोते रोते उसका गला सूखने लगा। उसकी आवाज़ बैठे जा रही थी। हालांकि छोटे बच्चों को पानी नहीं पिलाया जाता, लेकिन जब वो इस तरह से रोते हैं तो उनका गला सूखने लगता है, जो उनके रोने की आवाज़ से ही पता चलता है। और रजत को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि शायद रेहान को बहुत भूख लगी है। वो जैसे ही रेहान को उठाने को हुआ, श्रेया तुरंत उसके पास आई। उसने रेहान को अपनी गोद में उठाना चाहा, लेकिन रजत ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठाया और अपने सीने से लगा लिया।
रेहान ने एक गहरी सिसकी ली। उसका रोना तो बंद नहीं हुआ, बल्कि वो और भी ज़्यादा रोने लगा। श्रेया रजत के गुस्से से देखते हुए बोली, तुमसे चुप नहीं हुआ, दो मुझे इसे, ये सिर्फ मुझसे चुप होता है। रजत श्रेया की तरफ देखते हुए बोला, दूध की बोतल कहाँ है? श्रेया गुस्से से बोली, तुम्हें क्यों बताऊं कि दूध की बोतल कहाँ है? तुम कोई नहीं हो रेहान को दूध पिलाने वाले, उसे मैं खुद संभाल लूँगी, मुझे दो। रेहान को बोलते हुए उसने रेहान को लेने के लिए अपना हाथ रजत पर रखा। रजत गुस्से से बोला, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इस वक्त ये बच्चा कितना रो रहा है? इसे दूध पिलाना ज़रूरी है। श्रेया गुस्से से बोली, अच्छा तो तुम्हें कैसे पता कि इसे भूख लगी है? तुम्हारा बच्चा है क्या ये? उसका ये सवाल एक बार फिर से रजत का दिल जोरों से धड़का उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रेहान को इतनी देर तक अपनी गोद में लिए कैसे खड़ा है। वो रेहान को और उसके रोने को कैसे समझ पा रहा है, लेकिन उसे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वह चाहकर भी रेहान को अपनी गोद से नहीं उतार पा रहा था। श्रेया अब और ज़्यादा गुस्से से बोली, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैंने क्या कहा तुमसे? रेहान की दोबारा को दो मुझे। ऐसा बोलते उसने रेहान को खींचना चाहा तो रजत ने तुरंत रेहान को अच्छे से अपनी बाहों में समेट लिया और बोला, नहीं, पहले तुम मुझे इसकी दूध की बोतल दो। श्रेया को रजत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसके लिए रेहान को चुप करवाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो उसने जल्दी से किचन में जाकर रेहान के लिए दूध की बोतल ली और जाकर रजत को दे दी। रेहान ने जैसे ही वो दूध वाली बोतल की निप्पल को रेहान के होठों से लगाया, रेहान ने आगे बढ़कर खुद अपने होठों से उस निप्पल को जोरों से पकड़ लिया और जैसे ही वो ना जाने कब से भूखा हो। रेहान को यूँ देखकर श्रेया की तो आंखें बड़ी हो गई। वो पलक झपकाते हुए उसकी तरफ देखती ही रह गई। वहीं दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ी शीतल की आंखें उसकी तरफ देखती ही रह गई। वहीं दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ी शीतल की आंखें हैरत में फैल चुकी थी। रजत ने तुरंत दरवाजे की तरफ अपना चेहरा घुमाया। शीतल जल्दी से वहां से घूमी और दीवार से जा लग गई। इस वक्त उसकी सांसें बहुत गहरी चल रही थी। वो धीमे से बोली, स्वीटी कहाँ है? वहीं रजत को बहुत ज़्यादा बेचैनी सी महसूस हो रही थी। रेहान उसकी गोद में था और उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। वो तुरंत रेहान को यूं ही अपनी गोद में लिए दरवाजे के पास आया। बाहर आकर उसने हॉल की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। रजत बेचैन होते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? शीतल अभी यहाँ पर थी। नहीं, मुझे बार बार एक ही फीलिंग नहीं आ सकती है। ये मेरी गलत फहमी नहीं हो सकती। वो ज़रूर यहाँ पर थी। उसकी नज़र सामने बने हुए रूम पर गई जिसका दरवाज़ा बंद था। वो उस रूम की तरफ जाने लगा। तभी श्रेया ने उसे रोका। ओह मिस्टर, कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारा घर नहीं जहाँ पर तुम यूँ घूमते फिरते रहोगे। ये मेरा घर है और मेरे घर में कोई ऐरा गैरा इंसान यूँ ही मुँह उठाकर घूमता रहे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रेहान चुप हो चुका था। अब रेहान को मुझे दो और निकलो यहाँ से, श्रेया बोले जा रही थी और रजत की नज़रें सामने रूम के दरवाजे पर थी। श्रेया गुस्से से बोली, लगता है तुम ऐसे नहीं समझोगे, मुझे पुलिस बुलानी ही पड़ेगी। इतना कहकर वो वापस रूम में आ गई और वहाँ पर बेड पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाया। रजत भी जल्दी से उसके पीछे पीछे गया। वहीं दूसरी तरफ तभी दूसरे रूम का दरवाज़ा खुला और शीतल स्वीटी का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर निकली और पीछे के रास्ते से होते हुए घर से बाहर चली गई। श्रेया अंदर आकर अपने फ़ोन से पुलिस को कॉल करने ही वाली थी कि रजत ने जाकर उसके हाथों से वो फ़ोन ले लिया और बोला, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। श्रेया हैरानी से बोली, अच्छा तो तुम्हें याद आ गया कि तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। देखो, तुम्हें जो भी कुछ पूछना है जल्दी से पूछो और जाओ यहाँ से।
रजत गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मुझे यहाँ से भगाने की इतनी क्या जल्दी है तुम्हें? यहाँ पर कोई आने वाला है क्या? यहाँ पर तुम्हारे साथ और कौन रहता है? श्रेया चिढ़ते हुए बोली, उससे तुम्हें क्या मतलब? मेरे साथ भला कोई भी रहता हो? तुम मेरे बॉयफ्रेंड या मेरे पति नहीं हो जो मुझसे ये सवाल कर रहे हो? रजत ने रेहान की तरफ देखा जो दूध पीते पीते ही सो चुका था। उसने रेहान के मुंह से निप्पल हटाई और दूध की बोतल को साइड टेबल पर रखते हुए बोला, ये बच्चा किसका है? श्रेया हंसी और बोली, और किसका होगा? मेरा है। ये बताओ तुम्हें इससे क्या लेना देना है? देखो, अगर तुम्हें बच्चे अडॉप्ट करना है तो किसी आश्रम में जाओ या फिर अपनी बीवी के पास। ये मेरा बच्चा है, मुझे इसे वापस दो। लेकिन मुझे लगता है किसी बच्चे से ज़्यादा इस वक्त तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो तुम्हारी पागलों वाली हरकत है ना, वो तुम्हारे इंडिया में चलती होगी, यहाँ पर नहीं। रजत गुस्से से कांपने लगा, लेकिन तभी उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। उसकी भौहें तन चुकी थी। वो तुरंत बोला, तुम्हें कैसे पता चला मैं इंडिया से हूँ? उसके सवाल से श्रेया हड़बड़ा गई। उसके चेहरे पर पसीना झलकने लगा। रजत उसके थोड़ा करीब हुआ और बोला, बताओ मुझे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इंडिया से हूँ? मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। ये बच्चा किसका है और शीतल कहाँ है? रजत का सवाल सुनकर श्रेया की आंखें बड़ी हो गई। वो और ज़्यादा डर गई। रजत के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल आ गई। वो बोला, तुम बेशक से जितना मर्जी छुपाने की कोशिश कर लो, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि तुम शीतल को जानते हो, वरना शीतल का नाम सुनकर तुम्हारे चेहरे पर ये एक्सप्रेशन नहीं आते। बताओ, शीतल कहाँ है और मेरी बेटी कहाँ है? शीतल मेरी बेटी को लेकर भागकर यहाँ आई है और तुम उसका साथ दे रही हो। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। श्रेया के चेहरे से एक्सप्रेशन सच में ऐसे थे कि जैसे उसने कोई चोरी पकड़ी गई हो, लेकिन अचानक से उसने अपने एक्सप्रेशन चेंज किए और बोली, वैसे तुम कहानी बहुत अच्छी बना लेते हो, जो भी हो। तुम्हारा नाम क्या है मिस्टर? लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो कि तुम्हारी बनाई हुई कहानी तुम्हारे लिए सच होगी, मेरे लिए नहीं। मैं किसी शीतल को नहीं जानती और ना ही मैंने तुम्हारी कोई बेटी देखी है। मुझे मेरा बेटा दो और तुरंत निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम मुझे छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। रजत गुस्से से कांपते हुए उसे देखने। श्रेया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वैसे तुम्हारे चेहरे पर लिखा तो नहीं है कि तुम इंडिया से हो, लेकिन तुम्हारी लैंग्वेज से पता चला कि तुम इंडिया से हो, इसीलिए तुम हिंदी बोल रहे हो। अगर तुम चाइनीज़ होते तो तुम चाइनीज़ बोलते तो मैं तुम्हें चीन से आया हुआ बोलती, डफर इंसान। उसकी बात सुनकर रजत को भी महसूस हुआ कि उसने खुद हिंदी में बोलना शुरू किया था जब वो श्रेया के घर में आया था। अब उसके पास बोलने लायक कुछ नहीं रह गया था। वहीं दूसरी तरफ स्वीटी को लेकर शीतल यूं ही रास्ते पर चले जा रही थी। स्वीटी उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ एंजल, आप मुझे यूं घर से बाहर क्यों लेकर आए और रेहान को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? रेहान कितना रो रहा होगा हम लोगों के बिना। चलो ना एंजल, वापस रेहान के पास उसे चुप करवाना होगा। आपको पता है ना, रात को रेहान सिर्फ आपसे चुप होता है। उसकी बातें सुनकर शीतल को भी बहुत बुरा लगा। वो रोते हुए रेहान को यूं ही छोड़कर आ गई थी, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वो रोते हुए मन ही मन में बोली, सॉरी रेहान बेटा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं जल्द ही आपके पास आ जाऊँगी, बस एक बार मिस्टर ग्रीन आइज वहाँ से चले जाए। श्रेया के घर पर रजत श्रेया की तरफ देखते हुए बोला, शायद मुझसे कोई मिस्टेक हो गई। ये लीजिए आपका बच्चा। श्रेया हैरानी से उसे देखा। अब तक रजत अपनी गलती मान नहीं रहा था, लेकिन अब अचानक से इतनी आसानी से मान गया। इस बात पर उससे हैरानी हो रही थी, लेकिन उसने जल्द ही रजत के हाथों से रेहान को लिया और बोली, मुझे लगता है मिस्टर, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। शायद आप काफ़ी ज़्यादा थक गए हो या डिस्टर्ब हो, पर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। रजत हल्का सा मुस्कुराया और बोला, गलतियाँ तो बहुत से लोगों से होती है। कुछ की गलतियाँ माफ़ी के लायक होती है और कुछ की गलतियाँ सिर्फ सज़ा
इतना कहकर वो एक बार फिर से मुस्कुराया और वहाँ से जाने लगा, लेकिन जाते जाते ही उसके कदम अचानक से रुके और उसके सामने ही टेबल पर रखी हुई एक तस्वीर की तरफ उसकी नज़र गई, जिसके देखते हुए उसके चेहरे पर डेविड स्माइल आ गई। वो तुरंत उस रूम से बाहर आया और वहाँ उस घर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद श्रेया ने एक राहत की सांस ली। उसने जल्द ही पहले रेहान को बेड पर सुलाया और फिर अपना फ़ोन उठाकर तुरंत शीतल को कॉल किया। जब वो रजत को पुलिस की धमकी देकर अंदर रूम में आई थी और अपने फ़ोन से पुलिस को कॉल कर रही थी, तभी उसके पास शीतल का मैसेज आया और उसने बताया कि इस वक्त जो इंसान उसके सामने खड़ा है वही उसका मिस्टर ग्रीन आइज़ है। तब जाकर श्रेया को समझ में आया और उसने सारी सिचुएशन को हैंडल किया। शीतल ने जैसे ही सामने से कॉल किया और श्रेया ने रिसीव किया, श्रेया परेशान होते हुए बोली, तुम कहाँ हो शीतल, तुम ठीक तो हो ना? शीतल भी पैनिक होते हुए बोली, मिस्टर ग्रीन आइज़ चले गए क्या वहाँ से? वो रेहान को अपने साथ तो नहीं ले गए ना? रेहान तो ठीक है ना? वो चुप तो हो गया ना? वो मैं ना कुछ खोना नहीं चाहती श्रेया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उससे यूँ पैनिक होते देख श्रेया उसे समझाते हुए बोली, देखो शीतल, ऐसे पैनिक होने से कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ, फिर हम देखते हैं कि आगे क्या करना है हमें। अभी फ़िलहाल तुम्हारे मिस्टर ग्रीन आइज़ यहाँ से जा चुके हैं, अब तुम यहाँ पर आ सकती हो। शीतल ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और स्वीटी का हाथ कसकर पकड़कर सीधा घर की तरफ बढ़ गई। तकरीबन 10 मिनट में ही वो शीतल के घर पर वापस आई और आते ही सीधा रेहान के पास गई। उसने सोए हुए रेहान को अपने सीने से लगा लिया। इस वक्त वो डर से बुरी तरह से कांप रही थी। श्रेया उसकी हालत देखकर समझ सकती थी कि इस वक्त उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। वो उसे समझाते हुए बोली, तुम परेशान मत हो शीतल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि तुम्हें मिस्टर ग्रीन आइज़ से बात कर लेनी चाहिए, हो सकता है तुम दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाए। जैसे ही शीतल ने श्रेया की बात सुनी, वो तुरंत रेहान को बेड पर लेटाकर और अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर मिस्टर ग्रीन आइज़ को मेरे और मेरे बच्चों के बारे में पता चला तो वो मेरी जान ही ले लेंगे। तुम नहीं समझोगी श्रेया, उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। स्वीटी भी हैरानी से शीतल की तरफ देख रही थी। उसके जाने की बात सुनकर श्रेया हैरान रह गई। शीतल क्लोसेट की तरफ आई और अपने कपड़े निकालकर बैग में डालने लगी। उसने जल्द से ही बच्चों के कपड़े भी बैग में डालने शुरू कर दिए। श्रेया उसे देखते हुए हैरान रह गई। वो परेशान होते हुए बोली, ये तुम क्या कर रही हो शीतल, तुम कहाँ जाओगी? देखो, ऐसे ही सारी उम्र भागती नहीं रह सकती हो तुम्हें कभी ना कभी तो मिस्टर ग्रीन आइज़ का सामना करना पड़ेगा ना, तो फिर आज ही क्यों नहीं? मुझे नहीं लगता अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है। तभी वहाँ पर एक आवाज़ गूंजी, जहाँ पर रजत भोसले होता है ना, वहाँ पर ना ही कोई ऑप्शन होता है और ना ही कोई चॉइस। और जो लोग रजत भोसले को धोखा देते हैं ना, उनके पास तो खुद की मर्जी से मरने का भी ऑप्शन नहीं होता, जीने की तो बात दूर की ही है। ऐसा बोलते हुए रजत का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। रजत की बात सुनकर शीतल उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो पूरी डर से कांप रही थी। रजत की नज़रों में अपने नफरत और गुस्सा देखकर उसकी धड़कन बिल्कुल रुकने की कगार पर आ चुकी थी। वही स्वीटी ने जब रजत को देखा तो वो तुरंत भागते हुए उसके पास आई और खुश होते हुए बोली, डैडी आप यहाँ पर? स्वीटी की तरफ देखते हुए रजत की आंखें बेहद लाल हो गई। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी, लेकिन बड़ी ही जल्दी और बड़ी ही सफाई से उसने उस नमी को अपने ही आंखों में सोख लिया और स्वीटी को अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया। स्वीटी भी उसके सीने से एकदम लिपट चुकी थी। शीतल का दिल धक से रह गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रजत ने स्वीटी को एक पल के लिए खुद से अलग किया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, आपको डैडी की याद नहीं आई क्या स्वीटी बेटा?
स्वीटी मुस्कुराई और बोली, बहुत बार आई डैडी, मुझे आपकी याद बहुत बार आई, लेकिन एंजल और रेहान मेरे साथ थे, इसीलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। रजत तड़पते हुए दिल के साथ बोला, लेकिन डैडी आपके लिए बहुत परेशान हो रहे थे स्वीटी बेटा, आपको डैडी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था ना। शीतल कुछ बोलने लगी। रजत ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। स्वीटी मासूमियत से बोली, सॉरी डैडी, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप मुझे डांटते हैं तो। उस दिन आपने मुझे हर्ट किया, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा। मैं एंजल के साथ यहाँ पर आ गई, पर आई प्रॉमिस अब मैं आपको कहीं छोड़कर नहीं जाऊँगी। रजत ने एक बार फिर से उसे अपने सीने से लगा लिया और अपने गुस्से से भरी नज़रों से शीतल को देखते हुए बोला, अब आपके डैडी खुद से दूर आपको जाने भी नहीं देंगे स्वीटी बेटा, कभी नहीं जाने देंगे। शीतल तुरंत रजत के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, मिस्टर ग्रीन आइज, मुझे आपसे कुछ कहना है। रजत गुस्से से देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है तुम कुछ कहोगी और मैं सुनूंगा? बिल्कुल भी नहीं सिली गर्ल, अब तुम्हारी बात सुनना तो दूर, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं लेकर जा रहा हूँ मैं अपने बच्चों को और अपने साथ स्वीटी को। खुद से दूर जाने की बात सुनकर ही शीतल का दिल बुरी तरह से कांपने लगा। उसके आंसू और भी ज़्यादा तेजी से बहने लगे। उसने रोते हुए स्वीटी की तरफ देखा और बोली, प्लीज़ मिस्टर ग्रीन आइज, ऐसा मत कीजिए, मैं स्वीटी के बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं स्वीटी से सच में बहुत प्यार करती हूँ। माना मैंने गलती की, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि मैं कुछ सोच समझ नहीं पाई और उसके बाद मैं इतना डर गई। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत बेड की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त वो शीतल और रेहान को तो जैसे भूल ही गई थी। उसने कांपते हुए रजत की तरफ देखा। रजत ने स्वीटी को अपनी गोद से नीचे उतारा और रेहान की तरफ एक नज़र देकर स्वीटी से पूछा, आपको पता है ये कौन है स्वीटी बेटा? स्वीटी मुस्कुराई और बोली, यस डैडी, मुझे पता है, ये रेहान है। एंजल बोलती है कि ये मेरे भाई जैसा है। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने रेहान को अपनी गोद में उठाया और बोला, ये तुम्हारे भाई जैसा नहीं स्वीटी बेटा, ये तुम्हारा भाई ही है। ऐसा बोलते हुए रजत की नज़रें अब शीतल पर सर्द हो गई। शीतल की हार्ट बीट एक पल के लिए रुक गई। वो अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न हो गई थी। उसकी बेबसी से भरी नज़रें सिर्फ रजत पर थी और वो कुछ बोलने लायक ही नहीं रह गई थी। श्रेया तुरंत रजत के पास आई, रेहान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, देखिए, अगर आपको स्वीटी को अपने साथ लेकर जाना है तो उसकी बात पूरी होती। उससे पहले ही रजत बेहद गुस्से से बोला, मेरे मैटर से दूर रहो। तुम जो भी हो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अगर मेरे मैटर में आने की कोशिश भी की तो बहुत पछताओगी। मैं कैसा हूँ ये अपनी दोस्त से पूछ लेना। इतना कहते हुए रजत ने एक बार फिर से अपनी नज़र शीतल पर डाली। रेहान को अपनी गोद में लिए रजत ने स्वीटी का हाथ पकड़ लिया और दरवाजे की तरफ लेकर बढ़ने लगा। शीतल तुरंत उसके सामने आई और उसे रोकते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर ग्रीन आइज, ऐसा मत कीजिए, मैं बच्चों के बिना मर जाऊंगी। आपको स्वीटी को लेकर जाना है ना, तो ठीक है, आप स्वीटी को लेकर जाइए, लेकिन रेहान को आप लेकर नहीं जा सकते। रेहान मेरा है, उसका साथ आपका कोई रिश्ता। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। शीतल कांप उठी। रजत उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जो लोग खुद किसी रिश्ते को नहीं समझते ना, उन्हें किसी और के रिश्ते का ज्ञान भी नहीं बांटना चाहिए। रेहान मेरा है, इस बात का तो मेरे को कोई प्रूफ चाहिए ही नहीं। शीतल, बहुत बड़ी गलती की तुमने, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती। स्वीटी को तुम मुझसे दूर ले गई, ये तो गलती की ही थी तुमने, लेकिन तुमने रेहान को मुझसे दूर रखा, ये तुम्हारा गुनाह है और तुम्हारी गलती और गुनाह की सज़ा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। तुम आइंदा कभी गलती से भी कोई गलती नहीं करोगी। इतना बोलकर रजत ने एक बार फिर से स्वीटी का हाथ कसकर पकड़ा और उसे लेकर वहाँ से बाहर निकल गया। शीतल अपनी जगह पर खड़ी सुन्न रह गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म से उसकी जान निकल रही हो। उसकी स्वीटी पिछले 1 साल से उसकी जान बसती आ रही थी। रेहान, जिसे उसने खुद जन्म दिया था, उसने अपने खून से सींचा था, अपने दूध से पाला था,
वो उससे दूर जा रहा था। श्रेया तुरंत उसके पास आई और बोली, तू क्या कर रही है शीतल? तू ऐसे कैसे इंसान को अपने दोनों बच्चे को लेकर जाने दे सकती है? तू रोक उन्हें, तू ऐसे कैसे हार सकती है? उसके बोलने से शीतल एकदम से होश में आई और तुरंत बाहर की तरफ भागी। रजत ने स्वीटी को बैक सीट पर बिठाया और रेहान को अपनी गोद में लेकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शीतल तुरंत उसके सामने आई और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझसे गलती हुई है ना मिस्टर ग्रीन आइज, तो मुझे गलती की सज़ा दे दीजिए। मुझसे गुनाह हुआ है तो मुझे गुनाह की सज़ा दीजिए, लेकिन ऐसी सज़ा मत दीजिए। मैं मेरे बच्चों के बिना नहीं रह पाऊंगी मिस्टर ग्रीन आइज। मैं मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। स्वीटी भी मेरी ही अपनी बेटी है और रेहान भी। ठीक है, आपको अगर इनके साथ रहना है तो आप यहाँ रह लीजिए या फिर मुझे अपने साथ लेकर चलिए। मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं मेरे बच्चों को मुझसे दूर नहीं जाने दूँगी। बोलते हुए वो लगातार गिड़गिड़ा रही थी, बेतहाशा रोए जा रही थी, लेकिन रजत के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड थे। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी के अंदर बैठ गया। उसने रेहान को अच्छे से अपनी गोद में लिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। अगर आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।